नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है जिन्न की दोस्ती। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हाँ, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी दास्तान-ए-विरासत एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखें। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जिसमें दिल को दहलाने वाला डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। विकास गांव का एक सीधा साधा लड़का था, जिसने आज तक किसी महिला या हमउम्र लड़की से आंख उठाकर बात नहीं की थी। कोई कुछ पूछता तो वह सिर झुकाकर ही जवाब देता और आगे बढ़ जाता। हर कोई गांव में उसे सीधा समझकर उससे ज़्यादा बात नहीं करता, पर उसके हमउम्र लड़के उससे मखौल करते और पगले पगले कहते रहते। लेकिन उसे इस बात का बुरा नहीं लगता था। अपने काम से काम रखने वाले विकास की माँ बुजुर्ग थीं और उसके पिता लकवे के शिकार। लगभग 3 बीघा ज़मीन थी जो उनके जीवन यापन का जरिया थी। आज विकास बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उनके रिश्ते में लगने वाले चाचा ने ट्रैक्टर से खेत जोतने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब हमारा काम हो जाएगा तब तुम्हारे खेत जोत देंगे। गुस्से और निराशा में विकास ने मूर्खतापूर्ण हरकत करते हुए एक फावड़ा उठाया और खुद ही खेत जोतने लगा। पास ही एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही उसने फावड़ा चलाया, पहली ही चोट से एक शीशी फूटी। अचानक एक विशालकाय झिन्न उसके अंदर से अट्टहास करता हुआ प्रकट हुआ। विकास थर-थर कांपता हुआ भागा, पर उसे लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। जहां वह था वहीं खड़ा रह गया। जिन्न बड़ी नम्रता से बोला, तूने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं आज से तेरा गुलाम हूं। तू जो भी कहेगा मैं वही करूंगा। बता, मैं क्या करूं? विकास हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो और यहां से चले जाओ। जिन्न बोला, देख, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। अगर तू कहता है तो मैं यहां से चला जाता हूं, पर याद रखना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। ये मुझे ही श्राप है, इसलिए ये बात मेरी मानी नहीं जाएगी। विकास खेत से भागता हुआ घर आ गया, पर अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि माँ घबरा न जाए। रात को विकास की भूख मर गई, और क्यों न मरती। आखिर उसने जो देखा था वह एक विशालकाय जिन्न था। वह सोने की तैयारी कर ही रहा था कि वही जिन्न छोटे रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। बोलो, क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए वही ला कर दूंगा, जिन्न ने कहा। तुम फिर आ गए? मुझे कुछ नहीं खाना, विकास बोला। बोलो, जो भी चाहिए मैं देता हूं। तुम्हें भूख लगी है? अच्छा, तो मुझे लड्डू और खीर चाहिए, विकास ने कह दिया। वह सोच रहा था कि कम से कम इसे लाने के बहाने यहां से भेज दूंगा। जिन्न ने हवा में हाथ घुमाया और शुद्ध घी के लड्डू और खीर हाजिर हो गए। विकास बड़े आश्चर्य से देखता रहा। फिर उसने खीर खाई और लड्डुओं का आनंद लिया। धीरे धीरे उसने जिन्न से बात करने की इच्छा जताई। तुम मुझे ही क्यों मिले? विकास ने पूछा। जिसने मुझे कैद किया था उसने कहा था कि मैं तभी बाहर आ सकता हूं जब मुझे कोई ऐसा इंसान आज़ाद करे जिसने किसी लड़की या औरत को गंदी नज़र से न देखा हो, जिसने कभी मदिरा को हाथ न लगाया हो, जो शुद्ध शाकाहारी हो और जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो। तुम में ये सारी बातें थीं, इसलिए मैं तुम्हारे फावड़े से शीशी फूटते ही आज़ाद हो गया, जिन्न ने बताया। अच्छा, तो तुम्हें किसने कैद किया? मैं 1200 साल पुराना जिन्न हूँ। मुझे राजा तेजाजी ने कैद कराया। पूरी कहानी ये है कि मैं राजा जी के पिताजी की दौलत का चौकीदार था। मैं चौकीदार कैसे बना, ये सुनो। महाराज तेजाजी के पिताजी के पास बेशुमार दौलत थी, जो गुप्त थी, उसका किसी को पता नहीं था। उस दौलत के बारे में केवल महाराज और उनके सेनापति को जानकारी थी, क्योंकि महाराज को उन पर पूरा भरोसा था। दौलत को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध पीर को बुलाया। उस पीर ने अपनी विद्या से मुझे सिद्ध किया और जिन्न लोक से बुलाकर दौलत का चौकीदार बनाया। मेरे चौकीदार बनने की कुछ शर्तें थीं,
जिनका जिक्र मैं बाद में करूँगा। मैंने उनकी दौलत की रक्षा की जिम्मेदारी ली और मेरे द्वारा ही उस दौलत तक पहुँचने का रास्ता बनाया गया। समय बीतता गया। महाराज बुजुर्ग हो गए और उन्होंने इस दौलत की बात अपने बेटे तेजाजी को बताना उचित समझा। एक दिन उन्होंने सेनापति को बुलाया और मुझे दौलत दिखाने के लिए कहा। सेनापति मना नहीं कर सके और तेजाजी को उस दौलत तक ले जाने का फैसला किया। तेजाजी सेवानिवृत्त सेनापति के साथ उस दौलत को देखने आए। उस समय सेनापति भी बुजुर्ग हो चुके थे और उनके बेटे को नया सेनापति बनाया जा चुका था। तेजाजी खुद नए राजा बन चुके थे। दौलत तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी दुर्गम था। वह रास्ता एक पहाड़ी से होते हुए एक गुफा तक जाता था। उस गुफा के अंदर कई और गुफाएं थीं जो भूल भुलैया जैसी थीं। दौलत तक पहुंचने का नक्शा भी बहुत अजीब था। अंत में मुख्य द्वार पर मैं खड़ा था। मुझे केवल सेनापति और तेजाजी के पिताजी ही बुला सकते थे। सेनापति ने मुझे आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल दो। मैंने जो आज्ञा कहकर दरवाज़ा खोला। मैं अदृश्य रहता था, इसलिए किसी को दिखाई नहीं देता था। तेजाजी और सेनापति ने वह बेशुमार दौलत देखी। दौलत इतनी बेशकीमती थी कि अच्छे अच्छों की नीयत डोल जाए। वहाँ नीले हीरे थे जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। सोने के आभूषणों से भरे बड़े बड़े हौद थे। तेजाजी ने वह दौलत देखी और गश खाकर बेहोश हो गए। पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाया गया। बुजुर्ग सेनापति ने मुझे आदेश दिया कि अब से मुझे तेजाजी के आदेश का भी पालन करना होगा। मैंने आदेश मान लिया। वे समय रहते उस गुफा से निकल गए। जब तेजाजी अपने महल जा रहे थे, रास्ते में बुजुर्ग सेनापति का निधन हो गया। हालांकि सेनापति ने तेजाजी को गुफा से निकलने का तरीका समझा दिया था, लेकिन तेजाजी रास्ता नहीं समझ पाए। वे लगभग एक दिन तक भटकते रहे और थक कर मुख्य गुफा तक पहुंच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने चिपकती हुई जुबान से मुझे आदेश दिया, दरवाज़ा खोल दो। मैंने दरवाज़ा खोला। तेजाजी ने मुझे पूरी बात बताई कि किस प्रकार वे भटक गए थे। मैंने तेजाजी से कहा, आप तनिक भी चिंतित न हो, मैं अभी इसी क्षण आपको महल पहुंचा देता हूं। मैंने तुरंत उन्हें महल पहुंचा दिया। महल पहुंचकर महाराज तेजाजी ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। यह सुनकर उनके पिताजी ने अपने सेनापति को याद कर बहुत दुख किया। सेनापति के दाह संस्कार के बाद तेजाजी के पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तेजाजी की कहानी। तेजाजी के पिताजी ने जिस राज्य में उनकी शादी का संबंध जोड़ा था, तेजाजी की शादी वहीं हुई। उन्हें बहुत ही सुंदर और बहादुर पत्नी मिली। वे नए जीवन का आनंद ले रहे थे। एक दिन बातचीत के दौरान तेजाजी और उनकी पत्नी के बीच बहस हो गई। नई शादीशुदा जोड़ी में कोई एक दूसरे से दबने वाला नहीं था। एक ओर तेजाजी थे तो दूसरी ओर उनकी युवा महारानी। बहस का मुद्दा था दौलत। महारानी ने कहा कि उनके पिताजी के पास बहुत दौलत है, जबकि तेजाजी ने दावा किया कि उनके पास इससे भी ज़्यादा दौलत है। नए जोड़े की बहस जल्दी शांत नहीं हुई। अंत में महारानी ने भी चुनौती दे दी, अगर दौलत है तो दिखाओ। तेजाजी को यह बात चुभ गई। वे भ्रमण का बहाना बनाकर बग्घी लेकर निकले और फिर घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी को वह बेशुमार दौलत दिखाने चल दिए। चूंकि यह बात अपनी पत्नी के सामने की थी, इसलिए उन्होंने बहुत सावधानी बरती। कुछ ही समय में वे लगभग सही दिशा में पहुंच गए। महारानी ने काफ़ी क्षमा याचना की और कहा, मुझे आपकी दौलत नहीं देखनी, आप यहाँ से चलिए, मुझे डर लग रहा है। पर नई दुल्हन के सामने तेजाजी कहाँ मानने वाले थे। आखिरकार मुख्य द्वार पर पहुंचकर तेजाजी ने मुझे आदेश दिया, खोल दो दरवाज़ा। मैंने जो आज्ञा कहकर दरवाज़ा खोला। रानी वह दौलत देखकर चकित रह गईं। उन्होंने तुरंत कान पकड़कर माफ़ी मांगी। साथ ही एक बेशकीमती हीरा लेकर दोनों लौट गए। मैंने तत्काल ही उन्हें महल पहुंचा दिया। कुछ सालों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने तेजाजी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ जो लगभग 9 दिनों तक चला। अंततः तेजाजी हार गए और उन्हें अपनी रानी के साथ राज्य छोड़कर भागना पड़ा। वे अकेले ही दोनों एक घोड़े पर सवार होकर भागे। जब विकास ने सुना कि युद्ध के बाद दोनों अकेले ही भागे तो उससे रहा नहीं गया। उसने जिन्न से पूरी बात पूछी। जिन्न ने बताया, युद्ध के बाद राजा तेजाजी को बंदी बना लिया गया और उनके सेनापति का कोई पता नहीं चला। तेजाजी को जेल में डाल दिया गया। जीतने वाले राजा ने नवविवाहित रानी जयंती को अपमानित किया और उनसे अपनी रानी बनने के लिए कहा।
रानी जयंती ने अपने राजा को बचाने के हर संभव प्रयास किए। अंत में उन्होंने शत्रु राजा से कहा, मुझे अपने पति से एकांत में मिलने की अनुमति चाहिए। मैं उनसे आदेश लेकर ही आपकी रानी बनूंगी। उनका जो भी निर्णय होगा मैं वही करूंगी। शत्रु राजा ने सोचा, इन्हें मिलने देता हूं। अगर मुझे पति रूप में स्वीकार कर लेंगी तो ठीक है, अगर नहीं करती तो आगे देखा जाएगा। या तो इन्हें जेल में डाल दूंगा या फिर इन्हें ख़त्म कर दूंगा। दूसरे दिन रानी को तेजाजी से उनके ही कमरे में मिलने दिया गया। रानी जयंती अपने राजा के गले लगकर बहुत रोईं। फिर उन्होंने जैसे ही अपने आप को मारने के लिए खंजर निकाला, राजा तेजाजी ने उनका हाथ रोक लिया। राजा ने कहा, ये तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता है यह कमरा एक गुप्त दरवाजे से जुड़ा हुआ है जो सीधे इस राज्य के बाहर निकलता है। हमारी किस्मत अच्छी है, जल्दी करो, हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। तेजाजी और रानी जयंती की कहानी। फिर राजा तेजाजी ने एक पुरानी तस्वीर के नीचे एक छोटी सी चाबी घुमाई। चाबी घूमते ही वह पुरानी तस्वीर एक दरवाजे में बदल गई और दोनों उस गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाज़ा स्वतः बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब शत्रु राजा के सैनिक वहां पहुंचे और राजा रानी को न पाकर हर जगह ढूंढने लगे तो उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चला। इस बीच तेजाजी और रानी जयंती जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। चलते हुए रानी के मन में विचार आया, क्यों न हम अपने उस खजाने का उपयोग करें जिसे महाराज के पिताजी ने मुसीबत के समय के लिए बचा कर रखा था। यह विचार आते ही वे दोनों खजाने को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण वे नक्शा भूल गए। जेल में रहने से उनकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी और तेजाजी को उलटियां होने लगीं। तेजाजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। रानी जयंती को पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगीं, इससे बेहतर तो मैं अपने राजा को लेकर किसी दूसरे राज्य चली जाती या अपने मायके ही चली जाती। ये मैंने क्या कर डाला। रोती बिलखती रानी ने खुद को संभाला और राजा को एक स्थान पर बैठाकर खुद ही गुफा का मुख्य द्वार खोजने लगी। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। भूल भुलैया से लौटना लगभग नामुमकिन था। काफी प्रयास के बाद रानी ने मुख्य दरवाज़ा खोज निकाला। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने मुझे आदेश दिया, खोल दो दरवाज़ा। लेकिन मुझे किसी और के लिए दरवाज़ा खोलने की अनुमति नहीं थी। रानी ने विनती करते हुए कहा, मैं रानी जयंती तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारे राजा तेजाजी की तबीयत खराब है, हमारी मदद करो। लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि यह आदेश मेरे मालिक का नहीं था। रानी निराश होकर जल्दी से अपने राजा को लेने वापस गईं। थोड़ी देर बाद वे तेजाजी को लेकर मुख्य द्वार पर लौटीं। तेजाजी ने कांपती आवाज़ में मुझसे कहा, खोल दो दरवाज़ा और मुझे स्वस्थ करो। उनकी आवाज़ सुनकर मैं प्रकट हुआ और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। साथ ही तेजाजी को स्वास्थ्य लाभ दिया। वे पूरी तरह से ठीक हो गए। जैसे ही दोनों मुख्य द्वार के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं था, केवल खाली तांबे के हौद शेष थे। ये कैसे हुआ? खजाना कहाँ गायब हो गया? राजा तेजाजी का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उन्होंने एक एक पल को याद करने की कोशिश की। रानी जयंती ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन दोनों के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि इतनी बड़ी दौलत आखिर कौन ले गया। राजा और रानी ने अनुमान लगाया कि हो न हो यह उनके सेनापति का काम है। पूरी सच्चाई जानने के लिए दोनों मेरे पास आए और मुझसे आदेश दिया कि मैं सारी बात उन्हें बताऊं, क्योंकि मैं वह भी देख सकता हूं जो मेरे सामने घटित नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। जिन्न ने बताया, राजा तेजाजी और रानी जयंती एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने पहली बार इतने वर्षों में किसी नवविवाहित जोड़े को इस तरह एक दूसरे की ओर देखते हुए देखा। रानी की आंखों में आंसू थे जो वहीं ठहरे रह गए। उनकी आंखों से मैंने पढ़ा कि वह खुद को कितना दोषी मान रही थी। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गईं। रानी के मन के विचार, मेरी शादी राजा जी से हुई और फिर आक्रमण में राजा जी हार गए। उन्हें बंदी बना लिया गया। सब कुछ उनसे छिन गया। आज जो खजाना बचा था वह भी उनके पास नहीं रहा। रानी का मन और हृदय रो रहे थे। राजा तेजाजी रानी के पास बैठ गए और उन्हें दिलासा देने लगे। राजा तेजाजी, प्रिय रानी, जो होना था वह होकर ही रहता है। मुझे तनिक भी दुख नहीं है। तुम मेरे साथ हो तो मुझे ना कोई खजाना चाहिए और ना कोई दौलत। मेरा सबसे बड़ा खजाना तुम हो। बस
तुम हमेशा मेरे साथ रहो। राजा तेजाजी ने रानी जयंती से प्रेम भरी बातें की। उनके शब्दों में इतना अपनापन था कि रानी जयंती उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उनका रुदन इतना करुण था कि मैं भी एक छिन्न होने के बावजूद दुखी हो गया। राजा का ऐश्वर्य अब चला गया था, लेकिन आज वह इस बात से खुश थे कि उनका जीवन साथी उनके साथ है। वह ऐश्वर्य और विलास अब फीके लगने लगे थे। उन सुख सुविधाओं में जो सुंदर स्त्रियां उनकी सेवा करती थीं, स्वादिष्ट व्यंजन और अनगिनत धन दौलत भी रानी के प्रेम के आगे नगण्य हो गए थे। राजा तेजाजी के मन में यह भाव था, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जीवन की कठिन परिस्थितियों में जब कोई सच्चा प्रेम करने वाला साथ हो तो जीवन कभी हताश नहीं होता। अकेले और उदास मन की सबसे बड़ी उम्मीद बस एक सच्चा प्यार ही हो सकता है। जिन्न की भावुकता। जिन्न कुछ भावुक हो गया। इसे देखकर विकास ने माहौल को हल्का करने के लिए जिन्न का ध्यान दूसरी ओर ले जाने का सोचा और पूछा, मित्र, एक बात बताओ, राजा जी के पास घोड़ा कैसे आया? जिन्न ने जवाब दिया, जब राजा तेजाजी और रानी जयंती गुप्त दरवाजे से बाहर निकले तो वह दरवाज़ा सीधे एक छोटे से गांव में खुलता था। वहां राजा तेजाजी के पिताजी के एक पुराने मित्र रहते थे। जैसे ही उन्होंने राजा और रानी को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते कहने लगे, जिसे मैंने सोने के पलंग पर सोते देखा, जिसकी शादी में स्वर्ण मुद्राएं बांटी गईं, आज अपनी पत्नी के साथ इस हाल में है। राजा जी ने उन्हें दिलासा दिया। समय की कमी को देखते हुए उन्होंने उनसे घोड़ा मांगा ताकि शत्रु के सैनिक उनका पीछा न कर सकें। वह उन पितातुल्य सज्जन से विदा लेने लगे। उनकी धर्मपत्नी ने रानी को अपने कमरे में ले जाकर बहुत प्यार से उनका माथा सहलाया और कुछ पत्नी धर्म की बातें समझाईं। वह बोली, बेटी, आज तुम अपने राजा के साथ इन कठिन परिस्थितियों में हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी जीत जरूर होगी। रानी मां तुल्य महिला से लिपट कर रो पड़ी। राजा तेजाजी ने घोड़े पर रानी को पीछे बिठाया। दोनों ने साधारण कपड़े पहन लिए और अपना भेष बदल लिया ताकि पहचान में न आए। भावुकता का असर। जिन्न अब भी भावुकता में डूबा था। उसकी कहानी सुनकर विकास भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। दोनों ही चुप हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। दोनों ही बैठे बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक ही जिन्न का मन अशांत होने लगा। अरे ये क्या, सुबह का पहला पहर शुरू हो चुका है, जिन्न ने कहा। जिन्न ने विकास से कहा, मुझे जाना होगा, मेरा जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, पर आज रात मिलकर पूरी कहानी तुम्हें बताऊंगा। आखिर वो दौलत गई कहाँ और आए क्या क्या हुआ? विकास को आज जिन्न से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसका दिमाग राजा जी की कहानी सुनकर काफ़ी खुल गया था और उसके मन में कई बातें और अधूरे प्रश्न चल रहे थे। विकास ने जिन्न से विदा ली। सुबह हो चुकी थी। सुबह जब विकास अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि सारा खेत जुता हुआ था। ये कैसे हुआ? खेत अपने आप कैसे जुट गया? सभी लोग बड़े आश्चर्य में थे कि विकास का खेत कैसे जुट गया। जब विकास घर आया तो उसने देखा कि घर की रसोई में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। माँ ने पूछा, बेटा, यह खाना कहाँ से आया? विकास कुछ जवाब नहीं दे सका और कहा, कोई देकर गया है, आप खा लीजिए। सबने खाना खाया और दिन इसी तरह गुजर गया। रात हुई तो जिन्न वापस विकास के पास आ गया। दोनों बातें करने लगे। कुछ समय बाद तेजाजी की कहानी का किस्सा शुरू हुआ। जिन्न, जब राजा रानी परेशान हुए तो मैंने उन्हें बताया कि आपके सेनापति, जो बुजुर्ग हो चुके थे और खजाने का पता जानते थे, एक दिन सोच रहे थे कि अगर कभी युद्ध हुआ और राजा शहीद हो गए, भगवान न करे, तो खजाना किसी के हाथ न लगे। इसलिए उन्होंने खजाने का पता किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बता दिया। ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने लड़के को दी, बिना राजा का आदेश लिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वे खजाने का पता बता रहे हैं वही एक दिन खजाना लूट लेगा, और वो भी उनका अपना बेटा। सेनापति ने अपने बेटे, जो होने वाला सेनापति था, को खजाने का नक्शा बताया। उस दिन जब आप खजाना देखने आए थे तो आपके पीछे सेनापति का बेटा भी छुप कर आ रहा था, जिसे आप देख नहीं पाए। मुझे आपके साथ आए बुजुर्ग सेनापति ने आदेश दिया था कि आज से मुझे सेनापति के आदेश के साथ साथ आपका भी आदेश मानना पड़ेगा। सेनापति दरवाजे के अंदर न आकर महल चले गए थे।
उनके निधन के बाद मुझे आपका और नए सेनापति का आदेश मानना था। जब युद्ध का परिणाम आ चुका था तभी वो यहाँ आए और सारा धन लेकर चले गए। तेजा जी, अब वो कहाँ हैं? जिन्न, आपके सेनापति आपके शत्रु से मिल चुके हैं। उन्होंने सारा धन आपके शत्रु को देकर राज्य लेने का लालच दिया है। वो सारा धन लेकर वापस जाना चाहता है। आखिर इतनी बेशुमार दौलत लेकर कौन नहीं जाना चाहेगा। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने मुझसे मदद मांगी। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे आज़ाद करने का वादा करें तो मैं आपकी हर मदद हर जन्म में करने को तैयार हूँ। तेजा जी, ठीक है, जैसे ही मेरा राज तिलक होगा आप आज़ाद हो जाएंगे। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब बताइए कि आप यहाँ किसकी चौकीदारी कर रहे हैं? जिन्न, यहाँ एक इत्र है, एक सीसी में इत्र जिसकी खुशबू से मनचाहा काम कराया जा सकता है। इस इत्र की कई विशेषताएं हैं। इसका पता आपके पूर्व सेनापति को भी नहीं था। मैं उसी इत्र की रक्षा कर रहा हूं। वो इत्र यहाँ है। यहाँ पाठ का सुधारा गया संस्करण है और मैंने उन्हें वो जगह बताई जहाँ वो इत्र रखा हुआ था। मेरे आदेश पर राजा तेजाजी और उनकी रानी को मैंने उनके ससुराल पहुंचा दिया। फिर एक बड़ी सेना लेकर राजा जी ने उस गद्दार सेनापति और शत्रु पर आक्रमण कर दिया। मैंने भी उनकी मदद की और उनकी सेना ने शत्रु सेना का डटकर सामना किया। जैसे ही उनकी सेना हारने लगती और उनके सैनिक मारे जाते, मैं उन्हें फिर से जिंदा कर देता था। जब एक दिन का युद्ध समाप्त हुआ तो सेनापति को कुछ शंका हुई। उसे समझ आ गया कि कहीं ना कहीं इसमें मेरा हाथ है। उसने पीर बाबा को बुलाकर मुझे एक सीसी में बंद कर दिया, पर वह मुझे हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता था। उसने कहा, जिस दिन कोई एकलौता लड़का जिसके माँ बाप बूढ़े होंगे, जो ब्रह्मचारी और शाकाहारी होगा, वही मुझे इस सीसी से मुक्त करेगा। तुम में वे सारी खूबियाँ थीं जो मुझे इस सीसी से बाहर निकाल सकती थी। मेरे कैद होने के बाद तेजाजी ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा और शत्रु को मार गिराया। सेनापति को आजीवन काल कोठरी में डाल दिया गया। तेजाजी का राज तिलक हुआ और रानी जयंती पुनः रानी बनी। वे अच्छे राजा बने और उनकी किसी पीढ़ी को कोई युद्ध में हरा नहीं सका। जब कहानी समाप्त हो गई तो जिन्न ने विकास से जागे रहने की जिद की, लेकिन विकास अब सोना चाहता था। जिन्न ने कहा, मैं तुझे सोने नहीं दूंगा, मुझसे बातें कर। एक रात जैसे तैसे विकास ने निकाल ली, पर रात में उसने एक शर्त रखी, मेरे पिताजी को ठीक करो, उन्हें बीमारी से मुक्त करो। इसके बाद जिन्न ने विकास के कई काम करने शुरू कर दिए। अच्छा खाना, अच्छा घर, सब अचानक होने लगा। विकास के पिताजी लकवे से ठीक हो गए। ये देखकर पूरे गांव को आश्चर्य हुआ कि विकास के घर में ये सब कैसे हो रहा है। धीरे धीरे विकास रात में जाग जाग कर परेशान होने लगा। कभी कभी जिन्न उसे श्मशान ले जाता, कभी अंधेरों में घुमाता। विकास डर जाता पर समझ नहीं पाता कि क्या करे। विकास ने सोचा, क्यों ना मैं जिन्न से आज़ाद हो जाऊं। अब विकास जिन्न की हरकतों से परेशान हो चुका था। कौन चाहेगा कि वह रात रात भर मरघट में भटके। जिन्न विकास को सोने ही नहीं देता था। वह उसे वीरानों में घुमाता और तंत्र मंत्र के बारे में बातें करता। एक दिन विकास ने गुस्से में कहा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं। तुम अपनी जगह वापस चले जाओ और वहीं खुश रहो। जिन्न बड़े नरम दिल से बोला, मित्र, यूं तो मैं तुम्हारा गुलाम हूं, पर मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। मैं अपने आज़ाद होने का राज तुम्हें बता देता, पर अभी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन विकास ने ठान लिया था। गुस्से में उसने कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम कम से कम 10 दिन तक मुझसे न मिलो। 10 दिन तक अपने लोक को घूम कर आओ। जिन्न ने उसके आदेश का पालन किया और वहां से चला गया। सुबह जब विकास उठा तो उसने देखा कि आईने पर किसी ने स्याही से लिखा था, मित्र, मुझे माफ कर देना। तुम नहीं चाहोगे क्या कि तुम अपने भविष्य के बारे में जानो? तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये मैं लिखकर बता रहा हूं। मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास मदद के लिए नहीं रहूंगा। विकास ने देखा कि आईने पर लिखा था, कुछ दिनों बाद ही सभी गांव वाले तुमसे जलने लगेंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर किसी प्रेत का साया है और तुम्हारी बलि देने को आतुर हो जाएंगे। तुम्हारी माँ यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पागल हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बचाने के लिए गांव वालों के सामने अपनी पगड़ी रख देंगे और सरपंच के सामने रो रो कर बुरा हाल कर लेंगे।
फिर गांव के पंडित के कहने पर तुम्हारी शादी एक भैंस से करा दी जाएगी। सब गांव वाले तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम्हारा परिवार यह गांव छोड़कर चला जाएगा। ये पढ़कर विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा डर के मारे सुन्न हो गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। विकास सोचने लगा, हाय, मैंने क्या कर डाला। अपने मित्र को जाने को कह दिया। उसने तो मेरी मदद ही करनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? उसे कहाँ ढूंढूं? पर जो हो चुका था वह अब बदला नहीं जा सकता था। अब जो होना था वह होकर रहेगा। यहाँ आपके दिए गए पाठ का सुधरा हुआ संस्करण है। तीसरे ही दिन विकास से जलने वाले लोगों ने उसके खेतों और घर की अच्छी स्थिति देखकर उस पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाया। उन्होंने मान लिया कि गांव को किसी बुरी शक्ति से बचाने के लिए उसकी बलि देना उचित होगा। गांव में पंचायत बुलाई गई और विकास को एक पेड़ से बांध दिया गया। विकास को पेड़ से बंधा देखकर उसकी मां को गहरा धक्का लगा। वह बेहोश हो गई। जब मां के चेहरे पर पानी डाला गया और वह होश में आई तो हंसने लगी और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। जैसा जैसा जिन्न ने लिखा था ठीक वैसा ही हो रहा था। विकास के पिता का बुरा हाल हो चुका था। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पगड़ी सरपंच के पैरों में रख दी। विकास चुपचाप सब देख रहा था। उसे पहले ही पता था कि यह सब कहाँ तक जाएगा। आखिरकार सरपंच ने एक धूर्त पंडित के कहने पर यह निर्णय लिया कि विकास की शादी एक भैंस से कर दी जाए ताकि गांव का दोष दूर हो सके। यह सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। चौथे दिन विकास की शादी पूरे गांव के सामने एक भैंस से कर दी गई। उस शादी को देखने के लिए गांव के हर बच्चे बूढ़े ने शिरकत की। सभी ने हंस हंसकर विकास की खिल्ली उड़ाई। विकास चुपचाप सब देखता रहा। उसने न किसी का विरोध किया और न ही कुछ कहा। वह बस उन सभी के आदेश मानता गया। वह जानता था कि जो होना है वही होगा। आखिर उसे पहले से ही पूरी कहानी का पता था। जैसे विकास सब कुछ चुपचाप सह रहा था, वैसे ही हम सभी कई बार अपने जीवन में हिम्मत और आत्मविश्वास को खो बैठते हैं। जब ऐसा होता है तो लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी हिम्मत और आत्मविश्वास को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहिए। यह हमारी ताकत है। जब यह चला जाता है तो हमारा जीवन संकटों से घिर जाता है। विकास के पिता गहरे दुख में डूब गए थे। आखिर जिसके इकलौते बेटे की शादी एक भैंस से कर दी जाए, उसका क्या हाल होगा। जब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई तो परिवार ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। माँ, पिता, भैंस, अब उनकी पत्नी और विकास, चारों ने 5वें दिन गांव छोड़ दिया। लगभग 2 दिन चलने के बाद वे काफ़ी दूर निकल आए, जहां उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। विकास और उसका परिवार अब एक नई जगह पर थे। उन्होंने एक पहाड़ी पर एक झोपड़ी बना ली। पास के गांव में विकास मजदूरी करने जाता था। लगभग 10 दिन गुजर चुके थे। एक सुबह जब सब सो रहे थे, विकास उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी त्वचा दूध जैसी गोरी थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे। उसकी आंखों में काजल लगा था। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और हाथों में लाल चूड़ियां और सोने का मंगलसूत्र था। वह स्त्री विकास के सामने खड़ी थी और उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। विकास उसे देख हैरान रह गया। घबराते हुए उसने पूछा, आप कौन हैं? स्त्री ने सहजता से जवाब दिया, मैं आपकी पत्नी हूं। आप मेरे पति हैं। विकास ने लंबी सांस लेकर कहा, लेकिन मेरी शादी तो एक भैंस से हुई है। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं। सुधारित और व्यवस्थित संस्करण। तभी वहां उसका मित्र जिन्न उपस्थित हुआ। फिर विकास अपने जिन्न मित्र के पैरों में गिर पड़ा। जिन्न उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर विकास लगातार रोए जा रहा था। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना मित्र। मैं तुम्हारे साथ जैसे तुम कहोगे वैसे ही रह लूंगा, विकास ने आंसू पोंछते हुए कहा। विकास की झोपड़ी अब एक बंगले का रूप ले चुकी थी। उसकी मां पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और पिताजी भी अब खुश थे। आज विकास ने अपने माता पिता से अपने मित्र जिन्न की मुलाकात करवाई। चारों ने रात भर जागकर जिन्न के साथ कहानियां सुनी और दिलचस्प बातें की। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार जिन्न ने भी विकास की मदद की थी।
लेकिन जैसे बच्चे बड़े होकर माता पिता से स्वतंत्रता चाहते हैं और अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मोहिनी, भैंस से रूपवती बनी स्त्री और विकास की पत्नी, जिन्न से तंग आने लगी थी। वह चाहने लगी थी कि जिन्न विकास से दूर हो जाए और वे दोनों पति पत्नी साथ में शांति से रह सकें। जिन्न अब भी विकास को रात में सोने नहीं देता था। मोहिनी ने विकास से बात की और विकास भी उसके प्रेम में पड़कर जिन्न से बोला, अब तुम अपने आज़ाद होने का उपाय बताओ, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूं। जिन्न विकास के मन की बात समझ गया और शांत स्वर में बोला, मुझे वह इत्र चाहिए जो राजा तेजाजी के खजाने में दफन है। क्या क्या बात कर रहे हो? वह इत्र तुम्हें अब कहाँ मिलेगा? इतने वर्षों पुरानी बात है, विकास विस्मित होकर बोला। जिन्न मुस्कुराकर बोला, वह इत्र केवल तुम ही ला सकते हो, सुधारित और व्यवस्थित संस्करण। विकास बोला, अरे तुम जिन्न हो, तुम खुद क्यों नहीं ले आते? वो इत्र और आज़ाद हो जाते। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। जिन्न हंसते हुए बोला, यह हुक्म तुम्हारा मुझ पर नहीं चलेगा। मुझे उस इत्र का सुराग नहीं मिल सकता, मैं खुद उस तक नहीं पहुंच सकता, केवल तुम ही उसे ला सकते हो। वह इत्र तेजाजी के महल में छुपा है जो अब खंडहर बन चुका है। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा, तुम वह इत्र मुझे दे देना और फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विकास ने चकित होकर पूछा, तो तुमने वो इत्र तब क्यों नहीं लिया जब तुम उस गुफा में अकेले उसकी सुरक्षा कर रहे थे? जिन्न गंभीर स्वर में बोला, वह इत्र तुम मुझे अपने हाथों में देकर दोगे तभी मैं उसे ले सकता हूं। मैं अपने आप उस इत्र को नहीं पकड़ सकता। क्यों? जिन्न ने समझाते हुए कहा, क्योंकि तुमने आज तक किसी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा, तुमने कभी मदिरा का सेवन नहीं किया, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, तुम्हारे अंदर वे सभी खूबियां हैं जो मुझे मुक्त कर सकती हैं। विकास ने पूछा, लेकिन उस इत्र का तुम क्या करोगे? जिन्न बोला, उस इत्र की खुशबू से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। विकास ने गहरी सोच के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगली रात जब विकास तैयार हो रहा था, मोहिनी ने उसे बहुत समझाया, तुम मत जाओ, कोई और रास्ता खोज लो उससे आज़ाद होने का, या फिर उसे रहने दो। मेरा मन नहीं मान रहा कि तुम वहां जाओ। विकास ने मोहिनी को सांत्वना देते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें यह अंगूठी देता हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं तुम्हारे पास वापस ना आऊं तो इस अंगूठी को देखना, इसमें तुम्हें मैं दिखाई दूंगा और यह तुम्हें मेरे पास ले आएगी। मैंने यह विद्या, यह तंत्र जिन्न से ही सीखा है, लेकिन इसे जिन्न को मत बताना। विकास ने वह अंगूठी मोहिनी को दी और अगली रात जिन्न के साथ निकल पड़ा। जिन्न की पीठ पर बैठकर 1 घंटे के सफर के बाद वे तेजाजी के महल रूपी खंडहर में पहुंच गए। जैसे ही विकास एक कमरे में पहुंचा, मकड़ी के बड़े बड़े जालों ने उसका स्वागत किया। चमगादड़ घबराकर एक ही द्वार से इस तरह बाहर निकले जैसे उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ हो। अचानक एक साया विकास के सामने आ गया। वह साया गहरी आवाज में बोला, जाओ, चले जाओ यहां से, ये जिन्न तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वह तुम्हें फंसाने आया है, भागो यहां से। विकास उस साया की बात सुन पाता और उससे और बात कर पाता, इससे पहले ही जिन्न वहां आ गया। उसके आते ही वह साया गायब हो गया। सुधारित और व्यवस्थित संस्करण। विकास आश्चर्य में पड़ गया। आखिर माजरा क्या है? अब मैं क्या करूं? क्या इस साये की बात मान लूं या नहीं? पर जिन्न के सामने विकास की एक न चली। खंडहर पड़े कमरे के अंदर एक तहखाना जिन्न ने विकास को दिखाया। दोनों तहखाने में प्रवेश कर गए और सीढ़ियों से उतरकर एक संदूक तक पहुंचे। जैसे ही विकास ने संदूक खोला, उसमें से वह इत्र निकला। विकास ने इत्र जिन्न को सौंप दिया। जिन्न ने इत्र खोला और उसकी खुशबू सूंघते ही वह आजाद हो गया। वह हंसते हुए अलविदा कहकर विकास से दूर चला गया। पर यह क्या? विकास एक पत्थर की मूर्ति बन चुका था। जिन्न को आजाद करने की यह सजा उसे मिल चुकी थी। क्या शायद यही वजह थी कि जिन्न विकास की मदद कर रहा था, या उसकी आज़ादी का यही उपाय था? क्या जिन्न केवल एक इंसान को पत्थर बनाकर ही आज़ाद हो सकता था? पर सवाल यह था कि जिन्न अब तक क्यों आज़ाद नहीं हुआ था? विकास को पत्थर बनाकर उसे क्या मिला? और अगर इत्र नहीं ले जाना था तो वह इत्र वहीं विकास के पास पड़ा रह गया। आखिर जिन्न कहाँ गया? ये जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। विकास मूर्ति में तब्दील हो चुका था और जिन्न उसके घर पहुंच चुका था।
मोहिनी घर में विकास का इंतजार कर रही थी। तभी जिन्न वहां आया और मोहिनी से बोला, तुम्हारा पति विकास अब कभी नहीं लौटेगा। उसने मुझे आज़ाद करने का आदेश दिया और मैं अब आज़ाद हो चुका हूँ। अब मैं अपने लोक जा रहा हूँ। पूरे 2 दिन बाद मेरी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम उसी रूप को प्राप्त करोगी जिसमें तुम पहले थीं। विकास के माता पिता भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। ये कहकर जिन्न वहाँ से गायब हो गया। मोहिनी यह सब सुनकर सुन्न रह गई। इससे पहले कि वह जिन्न के पैरों में गिरती और उससे मिन्नतें करती, वह लुप्त हो चुका था। फिर क्या था? मोहिनी का सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई। वह बोली, क्या मैं फिर से उसी क्रूप भैंस का रूप ले लूंगी? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पर मैं विकास के प्रेम को कैसे भूल पाऊंगी? मोहिनी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल जैसे मानने को तैयार ही नहीं था। वह बार बार विकास के प्रेम को याद कर रही थी। तभी बाहर से विकास के पिताजी की आवाज़ आई, क्या विकास आ गया? मैंने उसे देखा नहीं। मोहिनी ने आंसू पोंछकर कहा, नहीं बाबूजी, अभी नहीं आए। उसने विकास से मिलने का निश्चय कर लिया। अचानक उसे विकास की दी हुई अंगूठी याद आई। उसने वह अंगूठी उठाई और उसमें देखा कि विकास एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुका है। रोते हुए उसने अंगूठी से कहा, मुझे इनके पास ले चलो। अगले ही पल वह विकास के पास पहुंच गई। उसने पत्थर की मूर्ति बने अपने पति को देखा और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आपने मुझसे शादी क्यों की, जब आपको मुझे छोड़कर जाना ही था? क्यों मेरे जीवन में आए, मेरा स्वरूप बदला और अब मुझे अकेला छोड़ दिया? पर विकास, जो अब पत्थर बन चुका था, केवल खड़ा रहा। पत्थर की मूर्ति क्या कर सकती है? वह बस मोहिनी को देखता रहा और उसके प्यार को महसूस करता रहा। 2 दिन बीत गए। अचानक मोहिनी का सिर भैंस के रूप में बदल गया। अपना यह स्वरूप देखकर वह और जोर से रोने लगी। उसने विकास की आंखों में देखना बंद कर दिया। शर्म से उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा अब उसके पति के सामने उसका यह रूप उसकी बेइज्जती है। लेकिन यह देखकर पत्थर बनी विकास की आंखों में आंसू की धार बह निकली। पत्थर दिल भी धधक उठा। मोहिनी अपने पति के गले लगकर उसे तसल्ली देने लगी। अपने कोमल हाथों से वह पत्थर की मूर्ति बने विकास का चेहरा संवारने की कोशिश कर रही थी। सुधारित और व्यवस्थित संस्करण। उसके हाथ काले पड़ गए। वे भैंस की टांगों में बदल गए। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे भैंस के रूप में बदल गया और फिर वह अपना सिर पटकने लगी। सिर पटकते पटकते वह लहूलुहान हो चुकी थी। अब क्या होगा? हमारे थोड़े से सुखी जीवन में यह कैसा मोड़ आ गया? इस थोड़े से सुख से तो मैं पहले ही सही थी। बहुत दुख होता है। अथाह दुख के बाद तनिक सुख मिलकर फिर दुख मिल जाए तो वही सबसे ज्यादा कचोटता है। यही अनुभव हो रहा था आज मोहिनी को। और फिर जैसे ही मोहिनी के सिर की आखिरी चोट उस इत्र की शीशी पर लगी, वह शीशी खुल गई। शीशी के खुलते ही विकास ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, मुझे इस पत्थर की मूरत से आज़ाद करो और मेरी पत्नी को उसका प्यारा सा रूप वापस दे दो। अचानक एक तेज हवा उनके चारों ओर चलने लगी। दोनों की आंखों के सामने घना अंधकार छा गया। जब हवा शांत हुई और अंधकार हटा तो उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं। दोनों ने अपनी आंखें खोली। विकास ने अपना स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया और मोहिनी भी अपने सुंदर रूप में लौट आई। कोई नया शरीर पाकर खुश था तो कोई अपना पुराना रूप पाकर। हर किसी की अपनी इच्छाएं होती हैं और हर कोई अलग अलग तरीकों से खुश होता है। दोनों एक दूसरे के गले मिले और घर लौटने के लिए अंगूठी को आदेश दिया। जाने से पहले विकास ने इत्र की शीशी भी साथ ले ली। घर लौटकर जब वे घर पहुंचे तो देखा कि पिताजी लकवे से ग्रसित थे और माँ रो रही थीं। घर में केवल एक छोटी सी झोपड़ी बची थी। माँ विकास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने तुझसे कहा था कि कहीं ये शक्तियाँ चली गईं तो क्या होगा? हम पहले ही खुश थे, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, माँ ने रोते रोते कहा। विकास ने माँ को शांत किया। देखो माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारे पास है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद विकास ने इत्र की खुशबू से अपने पिताजी का इलाज किया। पिताजी ठीक हो गए, लेकिन इत्र खत्म होने की कगार पर था। फिर भी अपने पिताजी को सही करना विकास के लिए सबसे ज़रूरी था। विकास ने देखा कि अब इस इत्र का केवल 2 बार ही इस्तेमाल हो सकता था।
वह सोचने लगा, इसे ख़त्म करना सही नहीं होगा, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उस रात सभी ने जो भी रूखा सूखा भोजन था उसे बड़े प्रेम से खाया। साथ बैठकर सबने अपने पुराने दिन याद किए। कुछ पुरानी बातें छिड़ गईं और सभी हंसी मजाक और भावुक पलों में खो गए। विकास के साथ मोहिनी ने भी जी भरकर बातें की। रात को दोनों सोने चले गए। करीब 1 बजे होंगे जब किसी के रोने की आवाज़ ने विकास की नींद तोड़ दी। ये कौन रो रहा है? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वह उठकर आवाज़ सुनने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। मोहिनी को उठाना ठीक नहीं होगा, उसने सोचा। विकास बाहर निकल आया और आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। पर यह दिशा विहीन आवाज़ आखिर मेरे कानों में क्यों गूंज रही है? ये करुण रुदन मेरे कर्णभेद कर रहा है। क्या यह आवाज़ मोहिनी को सुनाई नहीं दे रही? विकास ने बहुत कोशिश की आवाज़ पहचानने की, लेकिन असफल रहा। आखिरकार अपने कानों को बंद कर वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा। सुबह हो चुकी थी। वह सुहानी सुबह भी विकास के मन में उस करुण रुदन को दबा नहीं सकी। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। विकास ने मोहिनी से पूछा, क्या तुमने रात में किसी के रोने की आवाज़ सुनी थी? मोहिनी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो कोई रुदन सुनाई नहीं दिया। क्या आपने किसी की आवाज़ सुनी? विकास ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं। वह मोहिनी को परेशान नहीं करना चाहता था। दिन का समय। विकास पास ही मजदूरी करने चला गया। वहां से उसने कुछ पैसे कमाए और लौटते समय कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लाया। मोहिनी का दिन भी घर के कामों में गुजर गया। सारा दिन तीनों, विकास, मोहिनी और उसके माता पिता ने बातें की। शाम को विकास घर लौटा। मोहिनी ने खाना बनाया, लेकिन विकास के कानों में वह रुदन अब भी गूंज रहा था। रात को दोनों सोने चले गए। करीब 1 बजे वही रोने की आवाज़ फिर से आई। इस बार विकास ऐसे उठा जैसे किसी ने उसे गाल पर तमाचा मार दिया हो। यह आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है? अब क्या करूं? इत्र का सहारा लूं, पर इतनी सी बात के लिए यह ठीक नहीं होगा। विकास ने अपनी अंगूठी को आदेश दिया, मुझे यह बताओ कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। अंगूठी ने एक विचित्र सी जगह दिखाई। वह जगह अजीब लग रही थी। पुराने सूखे हुए पेड़ वहां खड़े थे। पेड़ों पर सूखी हुई बेलें लटक रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस जगह से विचित्र प्रकार की आवाज़ें आ रही थीं। कहीं से रोने की आवाज़ तो कहीं से हंसी की गूंज। विकास ने जब कुछ नहीं देखा तो उसने आदेश दिया, जो ये आवाज़ कर रहा है उसका चेहरा दिखाओ। परंतु कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। एक काला काला चेहरा था जिसे पहचान पाना संभव नहीं था। विकास का निर्णय, क्या अंगूठी की शक्तियों को बढ़ाया जाए? विकास ने सोचा और फिर बिना मोहिनी को जगाए चुपचाप रात में ही उस जगह का रहस्य जानने के लिए निकल पड़ा, जहां उसका मित्र जिन्ना उसे ले जाया करता, और उसकी बताई हुई कुछ क्रियाएं की, कुछ तंत्र जो विकास ने उस जिन्न से सीखे थे कि हर रोज़ रात विकास मोहिनी को छोड़कर जाने लगा और मोहिनी भी उससे नाराज़ होने लगी। ये तुम हर रोज़ रात को कहाँ जाते हो? पहले तो जिन्न था, अब तो चैन से मेरे साथ रहो। फिर क्यों उस जिन्न से मुक्ति पाई जब रातों में भटकना ही था? पर विकास उसे तसल्ली देकर जाने लगा और पूरे 5 दिन बाद आखिर उसने कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त कर लीं जो अंगूठी की शक्तियों का बड़ा दे रही थी। आज विकास ने सोच ही लिया, इतनी मेहनत का कुछ तो परिणाम निकलना ही चाहिए। रात होते ही विकास कुछ अनमना सा होने लगा था। मोहिनी ने आखिर उससे पूछा, मैं अब तुम्हारी संगिनी हूं, मुझे आपको हर बात बतानी चाहिए। आखिर क्या माजरा है? आप मुझे बताइए, पूरी बात मुझे भी जाननी है। फिर मोहिनी को विकास ने सब बताया कि कैसे उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है, पर तुम्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, और उसी को जानने के लिए वह पूरे 5 दिन से भटक रहा है। पर आज वह इसका पता लगा ही लेगा। फिर दोनों रात में सोने लगे, पर विकास उस रुदन का पता लगाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा था। मोहिनी विकास से बोली, अगर मैं सो जाऊं तो आप मुझे ज़रूर जगा देना, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर कौन है जो इस प्रकार रोता है। विकास रात 1 बजे तक जागता रहा और शुरू हुआ वो करुण रुदन। विकास ने जल्दी से मोहिनी को उठाया और दोनों उठकर उस अंगूठी को आदेश देकर उसमें देखने लगे कि कौन है जो रो रहा है। अंगूठी ने धीरे धीरे उसका चेहरा साफ किया।
और उसे देखकर जैसे दोनों के होश ही उड़ गए। यह तो जिन्न था। जिन्न क्यों रो रहा है इस प्रकार? इसे आखिर क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? और वह चेहरा देखकर दोनों भी रोने लगे। पर यह रो क्यों रहा है, इसका कारण भी तो जानना चाहिए। और फिर उसका चेहरा दिखाने के बाद अंगूठी में कुछ दिखाई नहीं दिया। दोनों सारी रात बैठे बैठे यही सोचते रहे कि जिन्न के रोने का क्या कारण हो सकता है। अगर जिन्न को किसी तरकीब से बुलाकर पूछा भी जाए तो भी गड़बड़ है। किस प्रकार से उससे पीछा छुड़ाया है? फिर वही अगर पीछे ही लग गया तो क्या होगा? बड़ी ही असमंजस की स्थिति पैदा हो गई दोनों के लिए। जैसे तैसे दोनों ने रात गुजारी और सुबह विकास किसी तांत्रिक या पीर के पास जाने की सोचने लगा और कारण जानने का प्रयास करने लगा। और फिर कुछ प्रयास के बाद उसे एक पीर का पता चला जो बता सकता था कि आखिर जिन्न क्यों रो रहा है। विकास को लगभग पूरा दिन ही हो गया उन पीर बाबा तक पहुंचने में। आखिर बस में 4 घंटे सफर के बाद वह पहुंच चुका था अपने ठिकाने पर। पीर बाबा से कुछ देर बात की और उन्हें सब बताया कि माजरा क्या है। बाबा ने अपने आश्रम पर रुकने की सलाह दी। आज रात ही वह देखेंगे कि क्या उसे ही वह सुनाई देता है या पीर बाबा को भी सुनाई देगा। रात होते ही विकास को वह रोना, जिन्न का रोना सुनाई दिया और पीर बाबा उसे सुनने का प्रयास करने लगे। और सुनने का प्रयास किया कि उनके कानों में कई गुना तेज आवाज, जिसकी तरंग ध्वनि इतनी थी कि उनके कानों के पर्दे ही फट गए। दोनों के कानों से खून टपकने लगा। वे चिल्लाने लगे, रोको इसे। विकास के पैरों में बाबा गिर गया। मुझे बचाओ। विकास उनकी दशा देखकर बहुत दुखी होने लगा और कुछ देर बाद वह रुदन बंद हो गया। बाबा को सुनाई देना बंद हो गया। उनके कान के पर्दे फट चुके थे और बाबा ने उससे हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ करो, ये कोई ऐसा वैसा जिन्न नहीं, ये बहुत ही सच्चा और पुराना जिन्न है। इसे बस में करना तो क्या, इसे तो देखने वाला भी पागल हो जाएगा। ये कुछ भी कर सकता है। और विकास उनसे क्षमा याचना करके अपने घर रवाना हुआ। जिस काम के लिए आया था वह तो हुआ नहीं और बेचारे पीर बाबा के कान और चले गए काम से। शायद मन में यही विचार कर रहा था विकास। अब क्या करें? विकास परेशान सा रहने लगा। घर आकर उसे खाना भी अच्छा नहीं लगा। न सो पाता न खा पाता। धीरे धीरे विकास की हालत खराब होने लगी। उसका शरीर सूखने लगा। मोहिनी से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी और उसने मन में एक निश्चय कर लिया। दोनों रात में जाग ही रहे थे कि मोहिनी ने विकास से बिना पूछे ही इत्र की सीसी का इस्तेमाल कर जिन्न को बुला लिया। उसने सोच लिया था कि अगर इत्र का इस्तेमाल 2 बार किया जा सकता है तो एक बार उसे बुलाने में और एक बार वापस भेजने में कर ही लिया जाएगा। जैसे ही इत्र की सीसी से निकाल कर इत्र को आदेश दिया गया, चारों तरफ उसकी खुशबू महक उठी। वह खुशबू जिसे सूंघकर अच्छे अच्छे भूत और जिन्न अपने होश खो दें। और फिर थोड़ी ही देर में जिन्न उनके सामने उपस्थित था। क्यों बुलाया मुझे? और विकास रोते हुए बोला, तुम्हारा रोना नहीं देखा गया इसलिए। और फिर जिन्न विकास के गले से चिपक गया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है मित्र। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई पुराने दोस्त मिलते हैं। जिन्न ने सबसे पहले विकास को वह स्वादिष्ट भोजन लाकर खिलाया। फिर क्या था, मोहिनी, विकास और जिन्न तीनों ने मिलकर खाना खाया। तीनों ने मिलकर बातें की। सारी रात गुजर गई पर कोई किसी से कुछ पूछ ही न सका। सुबह जिन्न ने उनके लिए एक बहुत ही सुंदर घर दिया। घर क्या था, जैसे महल था। पहाड़ी पर बना वह घर जिसे जो देखे देखता ही रहे। जिन्न सुबह विकास और पूरे परिवार को उसमें ले गया, यह कहकर, क्या मेरा मित्र इस झोपड़ी में रहेगा? जिस चीज़ की ज़रूरत होती उससे पहले वह आ जाती। सभी लोगों को पता चल चुका था कि विकास की मदद कोई जिन्न कर रहा है। समय निकलता गया और मोहिनी गर्भवती हो गई। जिन्न काफ़ी खुश था, पर मोहिनी को एक बात सता रही थी। क्या उनकी होने वाली संतान जिन्न को देखेगी? एक जिन्न उसके पास रहेगा, क्या यह सही होगा? और विकास से उसने चर्चा की। आज विकास के मन में भी कहीं ना कहीं यह बात घर कर गई कि क्या उनकी संतान जिन्न के आसपास रहेगी। और फिर आज विकास ने यह बात छेड़ दी। पता तो चले कि जब हम जिन्न से आज़ाद हो गए थे तो जिन्न क्यों रोता था। फिर क्या था? विकास ने जिन्न से पूछा, हमें बताओ, क्या कारण था तुम्हारे रोने का? जिन्न ने पहले बहुत मना किया पर आखिर हुक्म भी तो था। तो जिन्न ने बताया,
विकास ही राजा तेजाजी है और मोहिनी ही उनकी धर्मपत्नी रानी जयंती है। विकास के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और मोहिनी तो जैसे सुन्न सी खड़ी देखती रही। तेजाजी ने मुझे अपना मित्र कहा था और उसी मित्र के लिए मैं यहाँ आया था। मैं तुम्हें राजा जी की कहानी इसलिए बता रहा था ताकि आप लोगों को उनके राजा रानी के बारे में सब पता चले। तुम्हारी कोई भी मदद मैं नहीं कर सका, इसलिए मैं रोता था और मुझे राजा जी से आत्मीय लगाव हो गया था। इसलिए उस वादे के लिए मैं तुम्हारे पास आना चाहता था। तुम मुझे जाने के बाद ज़रूर बुलाओगे, इसलिए थोड़ा इत्र मैं ले गया था ताकि मैं भी वहाँ से आ सकूं। विकास: पर तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जिन्न: अगर पहले बता देता तो फिर तुम्हारी मुझसे मिलने और मेरी तुमसे मिलकर बताने की इच्छा प्रबल कैसे होती। और मैंने राजा जी से वादा किया था कि मैं उनकी हर जन्म में मदद करने को तैयार हूं, तो मुझे तुम्हारी मदद करनी थी पूर्ण रूप से, इसलिए। विकास को सुनकर काफ़ी खुशी हुई। समय निकलता गया और फिर मोहिनी के एक सुंदर से बेटा पैदा हुआ। उसका नाम वीर रखा गया। पर जिन्न के मन में यह बात बैठ गई थी कि दोनों बच्चे की सुरक्षा के लिए शायद मुझसे उनके बैठने के साथ खुश नहीं हैं। जिन्न और वीर दोनों का मिलना शायद माँ बाप को सही नहीं लगता था। और फिर जिन्न ने विकास के पुत्र वीर के सिर पर हाथ फेरा और अपने आशीर्वाद के साथ साथ कुछ जादुई शक्तियां भी उसे प्रदान की। विकास को बुलाकर कहा, अब मैं एक बोतल में जा रहा हूं क्योंकि मैं अपने लोक नहीं जाना चाहता। मुझे वहां अच्छा नहीं लगता। वहां भी मैं अकेला ही हूं, तो इससे अच्छा मैं तुम्हारी कभी मदद ही कर दूं, क्योंकि अगर मैं वहां चला गया तो तुम अगले जन्म में मुझे कभी नहीं बुला पाओगे। इस जन्म में तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं साफ साफ देख रहा हूं। कभी किसी जन्म में तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर आकर मिलूंगा। और इस प्रकार जिन्न ने उनकी ही खुशी के लिए दोनों को अलविदा कहा। विकास भविष्य में बहुत बड़ा उद्योगपति हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियाँ लेकर मैं आपको जल्द मिलूँगा। तो दोस्तों, मुझे ज़रूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूँगा नई कहानी के साथ।